अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूरी एसएम। तो जैसे कि मैंने फ़र्स्ट पार्ट स्टोरी का शेयर कर चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप लोग जाकर के वॉच कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए सेकंड पार्ट जो है मैं शुरू करती हूँ जी। तो जी ये सिस्टर बताती हैं कि उस सब के बाद में इनका रिसेप्शन वाला डे आ गया और नेक्स्ट डे जब इनका रिसेप्शन था, इनके लिए उन्होंने कोई सलून वाली मेकअप आर्टिस्ट अरेंज नहीं की, कुछ अरेंज नहीं किया। इनको सिंपल घर में जो था वो रेडी कर रहे थे। तो जैसा कि इनको आई साइट का इशू है कि जब ज़्यादा रोशनी होती है तो ये ज़्यादा देख पाती हैं और जब कम रोशनी होती है तो इन्हें बिल्कुल ना के बराबर दिखता है। तो इन्होंने अपनी सिस्टर को कॉल की और वो हेल्प के लिए इनके आ गई। उन्होंने देखा कि इनका रिसेप्शन का अरेंजमेंट कुछ इतना अच्छे से नहीं है और कुछ भी इनके रिसेप्शन के लिए परफेक्ट नहीं है। तो इन्होंने इनकी सिस्टर ने इनके लिए एक बेस्ट सलून वाली अरेंज की, इनको अच्छे से तैयार करवाया और इनकी सिस्टर ने जो घर का माहौल देखा, सब कुछ एब्जॉर्ब किया। तो इनकी सिस्टर को लगा कि ये यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो इनकी सिस्टर ने इनसे पूछा क्या तुम यहाँ पर खुश हो? तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोली इन लोग ने तो तुम्हें बेडरूम ही नहीं दिया, तुम्हारे लिए कोई भी साफ़ सफाई कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, नई दुल्हन को कौन ऐसे ट्रीट करता है। और कहती हैं कि फाइनली हमारा रिसेप्शन हो गया। और हाँ, एक चीज़ और ये कहते हैं कि जो मतलब दुल्हन के लिए दोपहर का लंच होता है तो उन्होंने इनके लंच के लिए भी नहीं पूछा और अपनी मर्ज़ी से आके इनके लिए दाल चावल जो थे वो रख दिए और बोला कि तुम यही खाओ, और इनकी सिस्टर के लिए भी। अब कहती हैं कि हमारा जब रिसेप्शन हो गया, रिसेप्शन वाले दिन जो था वहाँ पर भी यही सारी सिचुएशन चल रही थी। मेरी जो वो थी जेठानी, वो मेरे हस्बैंड के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही थी फ़ोटोज़ में और हर जगह टेबल पर बैठकर उनके साथ में खाना खा रही हैं, सब कुछ। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रिसेप्शन के बाद मेरी सिस्टर कहती है कि तुम जो हो वो अपने घर पर चलो। तो मैं अपनी सिस्टर से कहती हूँ कि नहीं, अभी 15 डेज़ जो है मैं यहीं पर गुजारूंगी, उसके बाद तो मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पर शिफ्ट हो ही जाएंगे, जैसे कि हमारा पहले ही डील हो रखा था। सिस्टर कहती है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, और कहती है मैं अपने ससुराल आ जाती हूँ। अब मैं अपने ससुराल आती हूँ तो मैं रात भर अपने हस्बैंड का वेट करती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं आते, जो मुझसे शादी से पहले घंटों घंटों बातें करते थे, पूरे दिन मुझे कॉल करते थे, मैं बिजी होती थी, उनकी कॉल पिक नहीं करती थी तो वो नाराज़ हो जाते। आज वो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे, मुझसे बात करना भी पसंद नहीं कर रहे। अब कहती है मेरे हस्बैंड का वेट करते करते रात को 2 बज जाते हैं और मैं इस्तगफार का जिक्र करती रहती हूँ और दिल ही दिल में बहुत सारे सवाल होते हैं कि अल्लाह पाक ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ में, अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे इस मुश्किल से निकाल दीजिए। जैसे कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था तो मैं हर चीज़ को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कर रही थी, नमाज़ों को प्रॉपर पढ़ने की कोशिश कर रही थी और अल्लाह से खूब दुआएं कर रही थी। अब कहती हैं कि मैं जाती हूँ और मैं जाकर देखती हूँ कि मेरे जो जेठानी के हस्बैंड थे वो घर पर नहीं थे और मेरे हस्बैंड और मेरी जेठानी आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज थे। मैं आपको अब क्या बताऊँ सिचुएशन। और वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और मुझे सब कुछ बहुत एबनॉर्मल लगा, बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लगा कि वो इतना क्लोज कैसे मेरी भाभी के साथ रात में बैठ सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं। कहती हैं कि कुछ ही टाइम गुजरा तो मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि वो मेरी भाभी के रूम में से निकल कर आते हैं सुबह 5 बजे के टाइम पे, और मेरे जो जेठ थे उनको तो जैसे अपनी बीवी से कोई मतलब ही नहीं हो। वो घर में होते थे तब भी अपनी वाइफ पर ध्यान नहीं देते थे, घर के बाहर होते थे तब तो आप पूछें ही नहीं कि एक कॉल करके भी अपनी वाइफ को पूछ लें। कहती है कि इस बात पर मेरी हस्बैंड से मेरा बहुत झगड़ा हुआ कि ये सब कुछ क्या है, आप तो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते, आप तो मुझसे बात भी नहीं करते, शादी से पहले तो आप ऐसे नहीं था, आपने मुझसे शादी क्यों की थी? तो उन्होंने कहा कि तेरी तो आई साइड ही वीक है, तू तो अंधी है, तुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता और तू क्या समझती है खुद को, तू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे तो तू जब पहले ही नहीं पसंद थी, मुझे तू ज़रा से भी नहीं अच्छी लगती, तेरा मेरा कोई मैच ही नहीं है, बस ज़बरदस्ती तू मेरे पल्ले पड़ गई। और पता नहीं क्या क्या कहती हैं कि फिर हम दोनों की फ़ाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, घर वाले भी हमारी फ़ाइट में इन्वॉल्व हो गए और मेरी जेठानी भी कहने लगी, बोली तू खुद को क्या समझती है, अगर पैसा है, पढ़ी लिखी है तो क्या तू मेरे देवर के लायक है, तूने खुद को देखा है? और मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे इन लॉज जो थे वो भी उन्हीं को सपोर्ट करते थे, मेरी जेठानी को। अब कहती हैं नूर सिस्टर ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, मेरे हस्बैंड मुझे मानने को तैयार हो गए थे, तो मेरी इन लॉज जो थे वो मेरे हस्बैंड को मेरे रूम से निकाल कर ले गए और मुझे डांट कर बोला कि तुम यहीं पड़ी रहो, बाहर मत आना अपनी शक्ल लेकर। कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रोई, मैंने रो रो कर इस्तगफार पढ़े। तब मैं अपने बाथरूम में जाती हूँ और मैं देखती हूँ
कि मेरे बाथरूम में कुछ अजीब तरह का सामान पड़ा हुआ है, कुछ मिट्टी, नींबू और कुछ बहुत अजीब चीज़ें जो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और घबरा गई कि ये सब कुछ मेरे साथ में क्या हो रहा है इस घर में। यह उस सबको देखकर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब पूरे घर में मैं नई दुल्हन बिल्कुल अकेली, एक पर्सन उस फैमिली में ऐसा नहीं जो मुझे समझे या मुझे थोड़ी सी सपोर्ट दे। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए, नमाज, इस्तगफार, बस इसी का सहारा मैं ले रही थी। कहती हैं कि मैंने नेक्स्ट डे अपनी अम्मी को कॉल की और अपनी अम्मी से कहा कि मैं अपनी सिस्टर से बात करना चाहती हूँ। तो मेरी अम्मी ने कहा कि तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैंने कहा नहीं अम्मी, आप बस सिस्टर से बात करा दीजिए, सब कुछ ओके है। मैं अपनी अम्मी को परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि तुम प्लीज़ यहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात शेयर करनी है। और कहती हैं कि क्योंकि नेक्स्ट डे उन लोग ने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं पूछा। मैं पूरे दिन रूम में भूखी प्यासी पड़ी थी, उन लोग ने कोई मेरी केयर नहीं की। एक किसी सर्वेंट के थ्रू भी मेरे रूम में कुछ नहीं आया कि कोई लेकर आ जाते कि तुम पानी पी लो, तुम खाना खा लो या रूम से बाहर आ जाओ। अब जैसे ही मेरी सिस्टर आती है, मैं अपनी सिस्टर को सारी सिचुएशन बताती हूँ और अपनी सिस्टर से कहती हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लगता। ये मेरी जो जेठानी है उनके साथ में चिपके रहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता मेरे साथ में क्या हो रहा है। इन लोग ने मुझे सही से बेडरूम भी नहीं दिया है, इतना पैसा और ज्वेलरी सब कुछ देने के बाद भी जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट जॉब है, लग्जरियस इनकी शादी हो रही थी, सब कुछ इनकी फैमिली ने उनके लिए किया था और उन्होंने शादी भी इनसे इस स्टोरी के बाद मुझे लगता है कि सिर्फ पैसा देखकर ही की थी, इनकी गवर्नमेंट जॉब देखकर ही की थी। तो कहती हैं कि मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि भाभी जो हैं वो पीछा ही नहीं छोड़ती मेरे हस्बैंड का, मेरे इन लॉज भी मेरा साथ नहीं देते। तो मेरी सिस्टर ने ये सारी बातें जो थी वो मेरे पेरेंट्स को बुलाकर बोली और मेरे सास ससुर के सामने रखी। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये ज़्यादा दिमाग चलाती है, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा आप लोग को बेवकूफ़ बना रही है, ये रहना नहीं चाहती है यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या। तो मेरे पेरेंट्स ने जो था वो कहा कि ठीक है तुम सब कुछ संभाल लो और आप लोग इसके साथ में ऐसा बिहेवियर नहीं करें। हमारी बेटी की आई साइड वीक है, इसको दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी से कम है, बस आपने इसका ख्याल रखना है, इसको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी है। कहती है मेरा निकाह बहुत ज़्यादा दुआएं और प्रॉब्लम्स के बाद में हुआ था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर ख़राब हो। मैंने एक आध चांस जो था वो खुद को दिया और एक चांस मैंने खुद को और दिया और मैंने कहा ठीक है कि मैं दोबारा से एक बार कोशिश करती हूँ इस रिश्ते को चलाने की। अब कहती हैं कि मेरी फैमिली तो उनको समझा कर चली गई, अब बचे मैं अपने हस्बैंड के साथ में। तो उस दिन मेरे हस्बैंड मेरे रूम में आते पर फिर वही चीज़ कि वो मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे, मुझसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, रूम में बैठे हुए अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। और जैसे ही मैं सोने लगी तो मैं देखती हूँ मेरी बीच में आँख खुलती है, मेरे हस्बैंड मेरे रूम से गायब हैं और मेरी जेठानी के पास है और वो एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए हैं, एक दूसरे से बहुत करीब हैं, रोमांस कर रहे हैं। और मैंने ये सिर्फ एक ड्रामा किया था सोने का, मैं सोई नहीं थी, मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि वो क्या करते हैं। अब कहती हैं 2-3 दिन मेरे इसी सिचुएशन में इन्हीं सब चीज़ों के साथ में गुजर गए। फिर मुझे सडनली पता चलता है कि मेरी जो जेठानी है वो प्रेग्नेंट है, जो कि 8 साल से प्रेग्नेंट नहीं थी। इस सब की बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने के बाद मुझे वहाँ पर किसी ने बताया कि ये जो है वो काला जादू कराती है, इसने तुम्हारे हस्बैंड को, अपने इन लॉज को काले जादू से कब्जा कर रखा है और इसका हस्बैंड इसके साथ में पहले से ही बुरा है। उसने भी शायद कहीं और जो है वो दूसरा निकाह कर रखा है, वो वाइफ उसकी फैमिली से छुपी हुई है और ये सारा टाइम तुम्हारे देवर पर ही देती है और इसको ही जो है वो इसने कंट्रोल कर रखा है। कहती हैं ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई और स्पेशली मुझे ये बात खटक रही थी कि जो लेडी 8 साल से प्रेग्नेंट नहीं हुई थी वो अचानक कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। घर में सब बहुत ज़्यादा खुश थे लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो कहती है मेरे हस्बैंड से मेरे झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। उसी झगड़ों के बीच में मेरी जेठानी आ जाती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड से तुम मुझे डॉक्टर के लेके चलो। तो मैं उस पर कहती हूँ कि तुम खुद डॉक्टर के नहीं जा सकते, अपने हस्बैंड के साथ जाओ, अपने इन-लॉज के साथ जाओ। तो कहती हैं अगर ये बच्चा ही इसका हुआ तो तुम क्या करोगी। ये सब सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जैसे कि ज़मीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मेरे साथ में ये क्या हो गया। तो कहती है मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ ये बच्चा मेरा ही है और तुम अंधी हो और इस घर में ऐसी ही ज़िंदगी गुजारो, मैं तुम्हें किसी काबिल नहीं समझता। अब कहती हैं यहाँ से मैंने सोच लिया कि सब कुछ जब मेरे खिलाफ है तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और मैं अल्लाह से दुआएं मांगी कि अल्लाह पाक अगर आपने ये हकीकत मेरे सामने आज ला दी तेरा बहुत ज़्यादा शुक्र है। और कहती है मैंने अपनी फैमिली को बुलाया, सारी सिचुएशन बुलाई, तो वो लोग फैमिली के सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि मेरे हस्बैंड का बेबी है।
लेकिन पीछे में उन्होंने मुझसे यही चीज़ बोली थी और वो अपने आप को क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कह रही हैं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों के बाद मेरे पेरेंट्स ने जो था वो पुलिस केस कर दिया कि इन लोग ने हमारे साथ चीट किया, हमसे इतना ज़्यादा इन लोग ने दहेज लिया, इतनी लग्जरी हमने शादी की, उसके बाद इन लोग ने हमारी बेटी के साथ में ये सब कुछ किया है। तो कहती हैं पुलिस केस के बाद भी उन लोग ने मुझे ना तो वो डिवोर्स देने के लिए रेडी हो रहे थे, ना ही वो मुझे मेरी ज्वेलरी वापस कर रहे थे, ना ही वो मुझे मेरे पैसे वापस कर रहे थे जो कैश हमने उनको दिया था। बहुत ज़्यादा पुलिस केस, फाइटिंग, कोर्ट के चक्कर, लड़ाई झगड़ों के बाद भी। और सबसे बड़ी बात है कि वो मुझे डिवोर्स नहीं दे रहे थे बिकॉज उन्होंने शादी मुझसे नहीं की थी, मेरी गवर्नमेंट जॉब से की थी। वो मेरे फेस पे मुझे अंधी बोल रहे थे, मुझे काली मोटी भैंस बोल रहे थे, सब कुछ वो मेरे फेस पे बोल रहे थे। और मुझे यहाँ से रियलाइज़ हुआ कि कैसे लड़कियों की ज़िंदगियाँ कुछ ससुराल वाले और कुछ लड़के बर्बाद कर देते हैं सिर्फ पैसे के लिए। अल्लाह से मेरी आज भी यही दुआ है कि अल्लाह उनको इनका सिला दे, उनको मेरा एक एक आंसू लगे जैसे उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी है। मैं सच में नूर सिस्टर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं वर्ड्स में आपको नहीं कह सकती कि सब ने मुझे अंदर से इतना तोड़ कर रख दिया कि मेरे लिए आगे लाइफ में बढ़ना, किसी पे ट्रस्ट करना, कुछ भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और कहती हैं कि यही सारे कोर्ट केस के बाद में वो मुझे जैसे कि डिवोर्स नहीं दे रहे थे, मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा तहज्जुद में रो रो कर दुआएं मांगी, इस्तग़फ़ार पढ़ा। कहती हैं 4.5 महीने में बहुत ज़्यादा फाइट के बाद कितनी मीटिंग्स हुई, कितना क्या कुछ हुआ, उन्होंने मुझे डिवोर्स दिया। और उस डिवोर्स के बाद भी ना उन्होंने मेरा 1 रुपया मुझे दिया, ना उन्होंने मेरे कपड़े मुझे वापस किए जो मैं वहाँ लेकर गई थी, ना मेरा गोल्ड, ना मेरी कोई चीज़ उन्होंने मेरे सामान की वापस नहीं की। और कहती हैं अभी भी जो है मेरा कोर्ट केस चल रहा है। बस आप अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे कोर्ट केस जिता दे, मेरे लिए आसानियाँ करे, मुझे सब्र दे और हिम्मत दे आगे ज़िंदगी में बढ़ने की। लेकिन टू बी ऑनेस्ट नूर सिस्टर कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, किसी से शादी नहीं कर सकती। इस सब ने मेरी ज़िंदगी को इस कदर तोड़ दिया है, मुझे अंदर से इस कदर तोड़ दिया है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बस अल्लाह का ही सहारा है जो आज मैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ या चल रही हूँ। माय डियर सिस्टर्स, मैं ये मिरेकल स्टोरी सुनने के बाद खुद भी शॉक थी। ऐसा मैं सुनती आ रही हूँ लेकिन अपनी आंखों से जब हमारे पास कोई ऐसी स्टोरी आती है ना, हम खुद अंदर से टूट जाते हैं। तो मैं कल से एक बात कहूँगी, मेरी प्यारी बहनों, प्लीज़ किसी के भी लड़के के चक्कर में मत पड़ो, मत जल्दी शादी के चक्कर में पड़ो। अपने आप को पहले सेट करो और जहाँ तुम शादी कर रहे हो प्लीज़ उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लो। चाहे कोई तुम्हें बेहया कहता है, तुम्हें बेशरम कहता है, कुछ भी कहता है, पर ऐसे किसी के साथ भी शादी ना करो जब तक उसकी फैमिली को उसको अच्छे से नहीं जान लेती। और प्लीज़ खुद को इतना स्टेबल, इतना स्ट्रॉन्ग रखो। देखो इनकी गवर्नमेंट जॉब थी, ये बंदी इतना एजुकेटेड है और इतना एजुकेटेड है ये, और इतना माशाल्लाह इनकी गवर्नमेंट जॉब है कि अभी अपने आप को आगे लाइफ में जो है ना वो स्टेबल है। तो अपने लाइफ में ना आपने ना कैरियर बनाना है, स्किल सीखने हैं, स्किल सीखो। स्किल बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मैं इस चीज़ पर एक अपनी जर्नी शेयर करूँगी आप लोग से। आप लोग इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना कि अगर आप जानना चाहते हो कि यूट्यूब पर वीडियो बनाना कैसा रहता है, कि यूट्यूब से अर्निंग होती है, या फिर आपको लाइफ में कौन से स्किल सीखने चाहिए, क्या वर्क करना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मेरी वीडियो में आने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं प्लीज़ उनसे कहूँगी कि मत किसी का बद्दुआ लिया कीजिए, मत किसी को सताया कीजिए। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ किसी की बेटी को लाकर ऐसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं किया कीजिए। एक लड़की के दिल में बहुत ख्वाब होते हैं जब वो दुल्हन बनती है, बहुत सारे सपने वो बुनती है, सजाती है सिर्फ दुल्हन बनने के लिए, और बहुत अरमानों के साथ वो अपने ससुराल में जाती है। अपनी ये आपको वो वहाँ पर पीछे छोड़ देती है, अपनी हर ख्वाहिश को, अपने हर चीज़ को, और एक नई ज़िंदगी में आने की कोशिश करती है। आपने उसको सपोर्ट करना चाहिए। आप उसको इस तरह से तोड़ देते हो कि आगे अब वो लाइफ में एक एक कदम फूक फूक के रखती है। बहुत ज़्यादा गलत बात है। अल्लाह ऐसे लोगों का अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा करे और उन्हें दुनिया में दिखाए। मैं यही दुआ करूँगी। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।